ओके। प्लस आज का अपना टॉपिक जो है विथ होल्डिंग टैक्स। यस यस यस। कल के वो शेयर किया था बट हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग राजेंद्र के पास है। कल का रिकॉर्डिंग राजेंद्र। I shared it today, yeah. हम्म Both recording are shared today. हम्म। Yeah. ओके। आज का टॉपिक है अपना विथ होल्डिंग टैक्स प्रोसीजर, राइट? यस नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। विथ होल्डिंग टैक्स में अपन इतने सारे ये जो टॉपिक है ये कवर करने वाले हैं, ठीक है? अभी जैसे विथ होल्डिंग टैक्स में ईसीसी में 4.7 प्रीवियस वर्जन जो थे, तो उसमें क्लासिकल विथ होल्डिंग टैक्स करके प्रोसीजर थी। ओके। और उसके बाद में जो आया है आफ्टर 4.7 वर्जन, इसमें आया है एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स। ओके, इसमें मेजर क्या चेंज है कि क्लासिकल विथ होल्डिंग टैक्स में सिर्फ इनवॉइस पे अपना टैक्स कैलकुलेट होता था, मगर एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स में उन्होंने इनवॉइस और पेमेंट ये दोनों में एडजस्ट किया है, मतलब ये दोनों में अभी फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई है। तो सेम ये ईसीसी में है, वही सेम चीज एस4 हाना में है। ये जो है विथ होल्डिंग टैक्स प्रोसीजर, इसके रिलेटेड एस4 हाना में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे कल का आपका क्वेश्चन था कि पेमेंट के टाइम अगर मैंने ऑलरेडी टीडीएस कट किया है तो इनवॉइस के टाइम कैसे होगा, क्या होगा? ठीक है। तो वो प्रोसीजर जो होती है, अगर आपने एडवांस में एंट्री की है, समझ लो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, और यहाँ पे आपका टू टीडीएस अकाउंट आएगा आपका। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 900 है, और ये 100 रुपीज है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री करेक्ट है ना? ये एडवांस की मेरी। हाँ, तो ये मेरा एडवांस का हो गया। अभी ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडवांस एंट्री। इनवॉइस एंट्री मेरी क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट, यस राइट? अभी यहाँ पे अपना जो टीडीएस जो है, इनवॉइस जो है, यहाँ पे अगर P2P प्रोसेस से जाते हो आप, तो आपका जो इनवॉइसिंग एंट्री जो है ना, ये आपका 100% का बुकिंग होता है। अभी यस समझ लो मेरा 5000 नहीं आएगा, यहाँ पे 4500 आएगा, और यहाँ पे 500 आएगा, और यहाँ पे 5000 आएगा, यस राइट? तो यहाँ पे इनवॉइस एंट्री में अगर यहाँ पे एक प्रोविजन दी है कि आपने एडवांस अगर दिया है तो आपको एक टैब मिलता है यहाँ पे वो एडवांस के लिए, और वो अगर आप क्लिक करते हैं तो अमाउंट ये जो है ना, ये पूरी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, और आपका जो नेट पेबल जो है वो 3500 जो रहेगा, वो लाइन आइटम क्रिएट हो जाता है आपका। ओके ओके, ये एक चीज है। या फिर आप ये दोनों अलग अलग एंट्री जो है, बाद में जब आप पेमेंट की एंट्री करोगे, फाइनल पेमेंट की एंट्री, तो उसमें आपकी एंट्री क्या आएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, ओके, और ये टू बैंक अकाउंट आती है, राइट? तो इसमें आप ये दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो नेट पेबल जो है वो रहेगा। मतलब यहाँ पे अभी ये वेंडर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अपना क्या आएगा? ये टू वेंडर अकाउंट आएगा, ये 1000 रुपीज आएगा मेरा यहाँ पे,
और यहाँ पे कितना आएगा मेरा 4500, तो यहाँ पे मेरा 3500 अमाउंट आ जाएगा। ये आप ये दोनों एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आप प्रोसीजर मतलब आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब आपका नेट पेमेंट कितना रहेगा आपका 3500 का। ठीक है, क्लियर आपका डाउट ये? यस। मगर एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट क्या है, जब आप एडवांस की एंट्री करते हैं और आप P2P प्रोसेस अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपके एडवांस के एंट्री में परचेस ऑर्डर नंबर होना जरूरी है। ओके। ओके, अगर वो परचेस ऑर्डर की फील्ड है स्टैंडर्ड में, वहां पे अगर वो ब्लैंक रहती है तो ये जो परचेस ऑर्डर की जो पेमेंट हिस्ट्री होती है वहां पे आपकी ये एंट्री कैप्चर नहीं होती। क्लियर? मतलब क्लियर। आपका ये नहीं होता है कि परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने एडवांस दिया है। ये एंट्री आपको वेंडर के लेजर में तो मिल जाएगी, आप ये पेमेंट करते वक्त आप एडजस्ट भी कर पाओगे, मगर ये परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट है वो कैप्चर नहीं कर पाओगे आप। ओके। क्लियर? या। तो अभी अपन ये और ये सेकंड प्रोसेस एंट्री में है ना, जो टीडीएस है ना, वो 400 आएगा ना, या ऑलरेडी ऊपर 100 आ गया था? यहाँ पे मैंने 500 क्यों लिया है, अपनी जो बेस प्राइस है इनवॉइस की वो 5000 है, हम्म। तो उसके ऊपर 10% मैंने कैलकुलेट किया है। नहीं, पर ऑलरेडी 1000 के ऊपर ऊपर आ गया ना। हाँ, ये 1000 के ऊपर आ गया है अपना। फिर यहाँ पे एक तो ये जो है एंट्री आपको मैन्युअली नॉक ऑफ करनी पड़ेगी अगर मैंने यहाँ पे 5000 लिया तो, या फिर आपको मैन्युअल डालने का प्रोविजन है इनवॉइस में, तो आप ओके। यहाँ पे डाल सकते हैं वैसे। टैक्सेबल वैल्यू 4000 ओनली डालना पड़ेगा। यस यस, बेस वैल्यू आपकी जो 4500 से कम करके, मतलब आपको वो पूरा ट्रैक रखना है आपको कि 3500 पे ही अपना, मतलब ये तो 350 ही आएगा अपना यहाँ पे, क्योंकि अपनी बेस प्राइस 350 है ना, 3500 रहेगी यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट जो है। तो वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब बेस वैल्यू जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगी वो, और टैक्स वैल्यू, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आपकी टीडीएस वैल्यू, वो कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है अपन ये टैक्स टाइप टैक्स कोड में देखेंगे ये मैनुअल ओके। वाला। ओके। ओके, अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अपन करते हैं स्टार्ट। एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स ही अपन कवर करने वाले हैं। इसका पाथ है SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, और यहाँ पे है विथहोल्डिंग टैक्स, और विथहोल्डिंग टैक्स में एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स। ये जो सिर्फ विथहोल्डिंग टैक्स लिखा है ना, वो है आपका क्लासिकल, और ये है आपका एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स। अगर आपके प्रोजेक्ट पे अगर क्लासिकल विथहोल्डिंग टैक्स है, और if you want to shift from classical withholding tax to extended withholding tax, so you need to configure all these things before migrating the data. You need to configure extended withholding tax configuration, then ओके। you can migrate the data from classical to extended withholding tax. Clear? ओके। या। अभी यहाँ पे ये जो बेसिक सेटिंग्स है, कैलकुलेशन है, कंपनी कोड है, पोस्टिंग रिपोर्ट, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो अपन ने सब पॉइंट्स दिए हैं उसमें कवर होते हैं ये। ओके, अभी या। एसएपी में कुछ कुछ जगह मतलब कंट्री स्पेसिफिक भी दिया हुआ है। जैसे अभी ये बेसिक सेटिंग्स में मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ इंडिया का है, आयरलैंड, कतार, साउथ कोरिया, मतलब इनकी कुछ विथहोल्डिंग टैक्स रिलेटेड कुछ अलग से प्रोसीजर होगी, इसलिए वो कंट्री स्पेसिफिक यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। या नहीं तो जो कॉमन जो है उससे आप बाकी कंट्रीज का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी जैसे इंडिया रिलेटेड क्या अलग से है, बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड जो चीज है वो इंडिया रिलेटेड अलग से है, तो इसलिए ये इंडिया का जो है अलग से दिया हुआ है, यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करना रहता है।
मतलब यहीं पे नहीं, एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स में बाकी जगह भी जहां जहां कंट्री स्पेसिफिक ऐसे है चीजें, तो वहां पे कंट्री का नाम देके वो नॉड अलग से बनाई गई है एसएपी ने। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही कंट्री के लिए ये एसएपी अपन यूज कर सकते हैं, ग्लोबली कहीं पे भी अपन एसएपी यूज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है, मगर वो ऐसा बिल्ड किया है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में आप यूज कर सकते हो। Okay. क्लियर? And where is the 195 section provision for that वन 15 CB, 15 CA सॉरी foreign सॉरी payments? In India, any हाँ payments in foreign payments, no? हाँ हाँ हाँ। There should be tax in 15 CB, 15 CA, 10% of withholding tax. विथ होल्डिंग मतलब But आपका section is 195. 195, ओनली 195 सेक्शन इज है। Yes. ओके, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री तो ऐसी होगी आपकी इनवॉइस की Entry is the same. सेम। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका ये किसके लिए, यूएस के लिए एप्लीकेबल है 195, Yes. All of foreign payments. फॉरेन पेमेंट्स के लिए। तो मतलब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपका तो सबसे पहले फॉरेन वेंडर का जो ग्रुप है वो अलग रहेगा, आपका वेंडर डेटा ग्रुप। ठीक है, मतलब ये मैंने बनाया एफ वेंडर 01, ये मैंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इसकी एक मेरी नंबर सीरीज एक रहेगी, ये 2 सीरीज से अपन लेते हैं। तो अपन यहाँ पे जैसे ये सेक्शंस वगैरह ये जैसे मेंटेन करेंगे टैक्स, मतलब अपनी अकाउंटिंग एंट्री तो यही मतलब ये जो कैलकुलेशन होता है टीडीएस का वगैरह, वो नॉर्मल वैसे ही होता है जैसे अपना टीडीएस का Yeah. 194C वगैरह होता है, वैसे ही Yeah, होता yeah, है। same. Rate is हाँ, only 10%. तो सिर्फ And उस केस में क्या होगा विलास, कि अपन जो उसका टैक्स टाइप और टैक्स कोड जो बनाएंगे mm, 195 का, वो जो टैक्स टाइप टैक्स कोड जो है ये फॉरेन वेंडर में असाइन करेंगे मास्टर डेटा में। mm, okay. जो इंडिया के वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर वाले हैं, उनको 194C का जो टैक्स टाइप टैक्स कोड का जो अपन की बनाएंगे वो उसमें असाइन करेंगे। रेंट वाले जो है वो 194I के आएंगे। एच जो है, जे है, प्रोफेशनल वाले जो भी है, जो भी सेक्शंस उसके रिलेवेंट है वो वेंडर के रिलेवेंट, Mm, उसमें वो अपन मास्टर डेटा में असाइन करेंगे वो। okay. क्योंकि ये जो अपन बना रहे हैं ना ये टैक्स टाइप टैक्स कोड, ये अपने को वेंडर के मास्टर डेटा में असाइन करना पड़ता है। और जब आप अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर होता है। ओके। और Yeah. शायद से कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एक पेमेंट का होता है और इनवॉइस का होता है, राइट? तो Mm, पेमेंट के टाइम वो कैसे वो होगा, और इनवॉइस के टाइम वही कैसे पिकअप करेगा? अभी जैसे, राइट ना, ये एक yes. डाउट था शायद से कल आपका। Yes, 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 yes. तो अभी ये जैसे मेरा एक वेंडर है, रिलायंस करके ये वेंडर है मेरा, अभी ये 194C में आता है मेरा, ये कैटेगरी में फॉल हो रहा है भैया। Mm, तो जो भी अपन ने टैक्स टाइप बनाया, अभी समझ लो मैंने V1 एक बनाया है टैक्स टाइप, ये जो टैक्स टाइप है ये मेरा इनवॉइस पोस्ट इनवॉइस के लिए यूज होगा। और U1 जो है ये टैक्स टाइप मेरा, ये मेरा पेमेंट के लिए यूज होगा। तो ये नंबर सीरीज जो है ना अपन ये जो क्रिएट करेंगे, इनवॉइस के लिए अलग होगी, पेमेंट के लिए अलग होती है अपनी सीरीज। mhm. तो आप जब ये एडवांस की एंट्री करोगे ना, तो आपका सिर्फ U1 वाला ही हिट होगा आपका यहाँ पे, भले आपने ये दोनों मास्टर डेटा में असाइन करके रखे हो, Mm, आपका U1 वाला ही हिट होगा यहाँ पे। यहाँ पे इनवॉइस में आपका V1 वाला ही हिट होगा आपका, आपका okay. UN वाला नहीं हिट होगा। मतलब आपका 2 बार कैलकुलेशन नहीं दिखेगा वो, Mhm. क्योंकि यहाँ पे जब अपन टैक्स टाइप बनाएंगे ना, वहां पे उन्होंने अलग अलग यहाँ पे पाथ दिए हुए हैं, इनवॉइस के अलग और पेमेंट के अलग।
क्लियर? ओके, वो अभी अपन कॉन्फ़िगरेशन में सारे एक ही देखेंगे। लेजर में दो दो कोड लिंक हो जाएंगे। यस यस। लेजर का बैलेंस जीरो हो जाएगा, बट एज अ सब ग्रुप लेवल पे V1 में दिखेगा एज अ इनवॉइसिंग कितना हो गया, एंड U1 में कितना पेमेंट हो गया उसके सामने। यस यस यस। क्योंकि और ये टैक्स टाइप, ये टैक्स कोड जो भी है वो अपने लेजर में भी अपन लेआउट में कॉलम ऐड कर सकते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड में ही रहते हैं, सिर्फ वो जो फॉर्मेट में अपने को अगर रिक्वायर है तो ऐड करके रख सकते हैं अपन। ओके, ठीक है, अभी ये स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आता है मेरा कंट्री सेटिंग्स। अभी कंट्री सेटिंग्स मतलब क्या है, जिस कंट्री के लिए अपन ये विथ होल्डिंग टैक्स करने वाले हैं वो कंट्री अपने को यहाँ पे डिफाइन करनी है। मतलब इसके आगे आप जब भी विथ होल्डिंग टैक्स रिलेटेड आप काम करोगे तो सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे, कंट्री पूछेंगे। जैसे अपना जीएल में क्या पूछता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, यस, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, कंट्री। अभी ये मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी यहाँ पे ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग सर्वर है तो यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी मैप होगी, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। आयन मैंने दिया, ये कंट्री आयन है यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम जो है कंट्री का है, और ये विथहोल्डिंग टैक्स की का है, और ये इंडिया, ये मैप है यहाँ पे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते वक्त या ट्रेनिंग सर्वर पे ये चेंज मत करना, क्योंकि ये काफी सारे स्टूडेंट ने करके रखा होगा आयन, तो उनका डिस्टर्ब हो सकता है फिर। ठीक है, कुछ चीजें मतलब वन टाइम कर सकते हैं अपन, तो बार बार अपन क्रिएट कर नहीं सकते ट्रेनिंग सर्वर पे, क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर लाइव प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही होता है। अकबर आपने कंट्री सेट किया तो ये आपका वन टाइम हो गया ये, क्योंकि वो कंट्री तो अपनी चेंज होने वाली नहीं है क्लाइंट की, राइट? तो वैसे ही ये चीज है। ये मेरा कंट्री हो गया। इसके बाद में है विथहोल्डिंग टैक्स की। टैक्स की मतलब क्या, कि अपने जो सेक्शंस है, अभी ये देखो यहाँ पे कंट्री पूछ लिया, सेक्शंस जो है वो कौन से सेक्शंस अपने क्लाइंट को अप्लीकेबल है वो सारे यहाँ पे मेंटेन करना है। आपने ये जो पूछा था ना 195, ये देखो ये 195 भी मेंटेन किया हुआ है। पेमेंट टू फॉरेन नेशनल्स 194 सी है, डी है, एच है, आई है, जे है, सारे है। इसमें कौन सा बचा है जो अब मैं दिखा 194 जे में दो दो पार्ट्स रहता है। सपोज अच्छा, दैट टोटल 100% लीगल प्रोफेशनल भी रहेगा तो 10% रहता है। एज अ कोई टेक्निकल रहता है, यानी लैब का टेक्निकल सर्विस रहता है, तो उसमें हाँ 194 जे में 2% रहता है। मगर ये परसेंटेज हो गए ना आपके। हाँ, सेक्शन इज सेक्शन उसको 194 जे बी बोलता है उसको, ठीक है। जे बी, हाँ, तो उसमें ओके, 2% आ जाता है। अच्छा एंड सेम ठीक वे है। तो लाइक अपन यहाँ 194 पे आई, बनाते हैं वो 194 आई जो रेंट है वो वो भी 10। आईसी जैसे अपना कल हाँ डिस्कशन हाँ, हुआ टू था। and हम्म 194 IA is 2% of vehicle lease rent। हम्म 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 हम्म, ठीक है। एंड ये यहाँ चेंज हो गया, 194 और डी लिखा है ना, वो एच हो गया है ना, कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन। ओके, इंश्योरेंस कमीशन है, ये पेमेंट फॉर कमीशन ओ है। या, तो दिस रेट इज 5% हो गया अभी। हाँ, परसेंटेज वाला तो अपना दूसरा पाथ है, वहां पे तो हम्म, अपन अलग से बनाएंगे। ये सिर्फ अपन सेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, कौन से हम्म, सेक्शन अप्लीकेबल होने वाले हैं वो। तो हम्म, अभी अपन जे बी वाला मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पे जो लेंथ जो दी है वो 4 ही लेंथ है यहाँ पे, इससे ज्यादा लेंथ अपन नहीं मतलब वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं जेबी देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिटेल में मेंटेन कर देता हूँ जेबी। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा विलास, क्या आप बता सकते सेम हैं? टेक्निकल फी, टीडीएस ऑन टेक्निकल फी। टीडीएस ऑन टेक्निकल फीस, ठीक है। ये मेरा 194 ये मैंने मेंटेन किया। एंड ऑल्सो एक 192 बी इज अ मिस आउट है,
सैलरी ओके, वो भी मेंटेन करते हैं। 192 बी, बी सैलरी सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी। ओके, मगर सैलरी का कब आएगा? अगर आपने एचआर मॉड्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसएमई पे, तो ये सेक्शन आएगा। बट फाइनेंशियल एंट्री तो आ जाएगा ना, एचआर ही फाइनेंशियल तो। एंट्री नहीं, फाइनेंशियल एंट्री मतलब अगर आपका एचआर मॉड्यूल नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एचआर मॉड्यूल नहीं है, फिर आपका जो जनवरी मंथ में जब आप टीडीएस जो भी कट कर रहे हो, ठीक है, अभी समझ लो 1 लाख रुपए टीडीएस कट किया है, तो वो जो है आप इसका सेक्शन या टैक्स कोड, टैक्स टाइप कुछ भी नहीं बनाओगे, आप सिर्फ जीएल बनाओगे इसका, बराबर है, या और उसमें डायरेक्टली आप एंट्री मैन्युअली पोस्ट कर दोगे। ओके, पेमेंट्स इज मैन्युअली। हाँ, और फिर उसका पेमेंट कर दोगे फिर। या एंड ऑल बाकी का जो भी है उसको फॉर्म 16 यानी वो एचआर मॉडल से जाएगा। एचआर मॉडल, क्योंकि हाँ। मोस्टली जो है एसएपी में बहुत कम यूज होता है एचआर मॉडल, फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, मगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करते एचआर मॉडल यहाँ पे, मतलब एसएपी में उनका ओके। वो बाकी आउटसोर्स करते हैं ज्यादा करके। बट ये ग्रीन फील्ड में सपोज मेरे पास एचआर मॉडल है, पेरोल पैकेज है मेरे पास, हाँ ठीक है, हाँ 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 तो उससे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं क्या पे, यानी मंथली हाँ, मंथली लेजर पोस्टिंग, सैलरी लॉक इन सिस्टम। अभी सपोज मतलब मेरा ग्रीन फील्ड में तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा ना फिर आपका, तो अभी पेरोल सपोज करके जो एक पाथ है वहां पे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ओके। वहां पे जो आपके एम्प्लॉयज वगैरह है, जो उससे फिर ये 194 बी का जो है, जो मैपिंग वगैरह जो आपका आने वाला है, वो पूरा फिर रहेगा फिर इसमें। ओके, अभी मुझे एग्जिस्टिंग में है ना, मैं एक पेरोल का पैकेज यूज करता हूँ, ठीक है, हाँ हाँ उससे ऑल सैलरी ऑल यानी हम्म, अटेंडेंस एंड ऑल मेंटेनिंग हाँ 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 डे हाँ, टू मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है, यस यस। एंड उसके बाद मंथ एंड में वो डायरेक्टली मेरा पैकेज में पोस्ट हो जाता है। हाँ, मतलब आप ईआरपी में वो एंट्री करते होंगे डायरेक्टली जो भी नॉट इफेक्ट एंट्री, है। डायरेक्टली पोस्ट, खाली जे भी पोस्ट अच्छा करना वो, है। हाँ अच्छा, author- जे भी आप मैन्युअली पोस्ट करते हैं वो इंटरफेस है या फिर? नहीं, डायरेक्टली इंटरफेस है नहीं, अच्छा, उसमें कुछ तो मैन्युअली नॉट इंटरप्रेशन हाँ, वैसे। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट दिया होगा वहां पे, यानी वो ट्रिगर पॉइंट। सम लाइक यानी एचओ का इतना एम्प्लॉय का कोड है, तो मुझे हम्म, मुझे सैलरी ऑफिस में जाना चाहिए, इतना यस सैलरी यस, फैक्ट्री में जाना चाहिए, इतना सैलरी आरएनडी में जाना चाहिए, ऐसे सब। हम्म, ये टीडीएस पार्ट एक जो होल आना चाहिए, पीएफ हाँ, पार्ट जाना चाहिए होल, दो टू, हम्म देयर इज टू नंबर ऑफ पीएफ, तो ये पीएफ हम्म में इतना जाना चाहिए, पीएफ में ऐसे सब कॉम्प्लीट किया हुआ हम्म। मतलब ये आप एससीपी ईआरपी के साथ भी आप इंटरफेस कर सकते हो ऐसा। है। मतलब ओके। क्या होगा, मगर डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको मिडल में कुछ रखना पड़ेगा, मतलब वहां से आपकी एक फाइल जनरेट होगी आपकी, हम्म राइट, आपके सॉफ्टवेयर से, समझ लो एक मिडल में आपने आईपी क्रिएट किया और एफटी सर्वर बनाया एक, और वहां पे हम्म फोल्डर बनाए आपने, और हम्म वो फोल्डर में आपकी फाइल स्टोर होगी, वहां से फिर एसएपी फाइल पुल करेगा और आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी यहाँ पे, मतलब जेवी एंट्री ही पोस्ट करेगा हम्म रिस्पेक्टिव जीएल में वो। हम्म ये ऐसे इंटरफेस अपन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा हम्म एसएपी के साथ। And also is 94C में ना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब हम्म ट्रांसपोर्टर्स रहेगा ना, इट्स हम्म हम्म जीरो, 0% है। हाँ, तो तो मगर 0% है, मगर वो आपकी लाइन आइटम क्रिएट नहीं होती होगी ना फिर वैसे? लाइन करना ही है, यानी अच्छा, एज पर रिटर्न में भी शो करना है, इट्स अ ट्रांसपोर्टर हाँ एंड हाँ, टीडीएस इज 0%। अच्छा, अगर मैं जैसे बताऊं, जैसे अपने नॉन डिडक्टेबल में अपनी सेपरेट लाइन नहीं क्रिएट होती, वो अपने एक्सपेंसेस में ऐड होती। अभी एग्जांपल लेता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ओके, मेरे ये बेस अमाउंट है 1000 रुपीज टू वेंडर अकाउंट, मतलब ये अपना ट्रांसपोर्टर अकाउंट मतलब वेंडर है।
या तो अभी इसका मैंने टैक्स कोड जो बनाया है, ये मैंने समझ लो मैंने V1 करके बनाया है। तो ऐसे अगर दिख रहा है तो भी चलेगा, या आपको ये टू TDS अकाउंट जी ये जीरो अमाउंट ऐसे ही क्रिएट करना पड़ता है क्या? लॉ यस क्या यस कहता है? जीरो जीरो करना पड़ता है जीरो करना पड़ता है। और रिटर्न पर रिटर्न में शो करना पड़ता है। ओके, तो फिर आपके केस में, ये केस में क्या होगा कि टैक्स कोड, टैक्स टाइप, ये सारे क्रिएट करने पड़ेंगे। इवन अपने को यहाँ पे GL भी मेंटेन करना पड़ेगा। यस हाँ, और टैक्स कोड जो क्रिएट करेंगे विथ 0% वाला क्रिएट करेंगे। तो और ये जो टैक्स टाइप, टैक्स कोड, ये ट्रांसपोर्टर वेंडर के इसमें असाइन करना पड़ेगा अपने को। तो जाके ये एंट्री क्रिएट होगी फिर वैसे, मतलब लाइन आइटम क्रिएट करेगा वो, भले वो 0% वाला रहे। क्लियर? या अभी ये जैसे ये सेक्शंस यहाँ पे अपने को मेंटेन करने हैं, ये हो गए अपने सेक्शंस मेंटेन। अभी इसके बाद में अपने को क्या बनाना है? टैक्स टाइप बनाना है। अभी टैक्स टाइप जो है, अभी समझो अपने 5 सेक्शंस है, ठीक है? मतलब 5 जो सेक्शंस है उसके इनवॉइस के 5 टैक्स टाइप बनेंगे, और पेमेंट के 5 टैक्स टाइप बनेंगे अपने। एक सेक्शन का, एक इनवॉइस का, एक पेमेंट का, ऐसा टैक्स टाइप बनेगा। और वो टैक्स टाइप को अपन टैक्स कोड असाइन करेंगे। ओके, मतलब अपना लिंक कैसे होगा? कंपनी कोड यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया अपना टैक्स टाइप। टैक्स टाइप के साथ अपन असाइन करेंगे टैक्स कोड, और यहाँ पे अपना आया वेंडर मास्टर डेटा, जो अपन ने कंपनी कोड लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। ये इससे लिंक होगा मेरा। फिर टैक्स टाइप से क्या लिंक होगा मेरा? टैक्स कोड लिंक होगा। ओके, और ये वेंडर मास्टर डेटा कंपनी कोड से लिंक होगा मेरा। ये ऐसा मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा इसका। और फिर अपना जो GL रहता है, ये टैक्स टाइप और टैक्स कोड पे ही मैप रहता है ये टैक्स टाइप टैक्स कोड पे। और ये GL किससे कनेक्ट है? कंपनी कोड से। कैसे कनेक्ट है? चार्ट ऑफ अकाउंट से। अपन ने ये चार्ट ऑफ अकाउंट, ये कंपनी कोड को असाइन किया है ना अपने GL पार्ट में, अपन यस ने देखा था। यस तो ये GL चार्ट ऑफ अकाउंट से कनेक्ट है, और ये चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड से कनेक्ट है। हर जगह अपन जो भी चीज कॉन्फ़िगर करते हैं ना, हर चीज अपन कंपनी कोड से नहीं लिंक करते, उसमें कुछ हायरार्की रहती है। मतलब अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपना विथ होल्डिंग टैक्स का स्ट्रक्चर है। जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो था, वो अपना GL वाला स्ट्रक्चर था, राइट? तो उससे अपन कंपनी कोड असाइन करते हैं। अभी अपन टैक्स टाइप क्रिएट करते हैं। टैक्स टाइप के लिए जो पाथ है सेम है, SPRO, IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, विथ होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स, और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में है विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। अभी यहाँ पे 2 अलग अलग पाथ दिए गए हैं। डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग, और डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट पोस्टिंग। अभी पहले अपन इनवॉइस पोस्टिंग वाला क्रिएट करेंगे। ये IN मैंने सिलेक्ट किया, कंट्री। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग सेक्शन को, टैक्स टाइप को कॉपी करके आप बना सकते हो, या फिर आप आपका नया टैक्स टाइप बना सकते हैं।
टैक्स टाइप नया मतलब यहाँ से आप न्यू एंट्रीज में जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सारी जो स्क्रीन है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ तो पहले अपने को सॉरी की का नाम देना है अपने विथ होल्डिंग टैक्स टाइप का। जैसे अपन ने यहाँ पे डिसाइड किया, अपन ने क्या U1 V1 डिसाइड किया, राइट। V1 किसके लिए है? अपना इनवॉइस के लिए है। इनवॉइस। ये मैं यहाँ पे डालता हूँ V1। अभी कौन सा सेक्शन लेना है? अभी अपने को कौन सा सेक्शन ले? 194 JB ले ले। चलेगा। 194 JB। ओके, इनवॉइस टैक्स टाइप फॉर HY01 कंपनी कोड। ये मतलब यहाँ पे सेक्शंस आ गया, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पेमेंट है या इनवॉइस के लिए ये डाला, और ये अपन ने यहाँ पे कंपनी कोड डाला। ठीक है, बेस अमाउंट, ये जो टैक्स टाइप का जो कैलकुलेशन होने वाला है, ग्रॉस पे करना है या नेट अमाउंट पे करना है, जैसा लॉ कहता है उस हिसाब से अपने को सिलेक्ट करना है। शायद से नेट अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है, राइट विलास? हाँ, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। तो ये रेडियो बटन सिलेक्ट करना है नेट अमाउंट का। ओके, अभी इसमें आता है राउंडिंग रूल्स, मतलब विथ होल्डिंग टैक्स का जो अपना राउंडिंग रूल्स है, जो रेडियो बटन है ये एज इट इज ऐसे ही रखना है, मगर जो राउंडिंग जो होता है ना, मतलब 10 डिजिट वाला, 100 डिजिट वाला, वो उसके लिए अलग से इसमें प्रोविजन दी है, वहां से मेंटेन करना चाहिए। ये सिर्फ ये टिक करके रखिए, मगर एक्चुअल वो जो रूल है वो अलग अपन दिखाता हूं मैं कहाँ से करते हैं राउंडिंग रूल। मतलब अगर 87 रुपीज है, 87 पॉइंट समथिंग, भले अपन 90 रुपीज पे करेंगे मगर 80 नहीं करेंगे पे, राइट। 80 तो दूर की बात है, 87.5 भी रहा तो अपन 87 भी नहीं करते, 88 कर देंगे अपन पेमेंट, मगर 87 भी नहीं करते, राइट। पॉइंट यस। 50 भी कम नहीं करते अपन। तो उसके लिए ये जो अमाउंट अप और या डाउन वाला जो है, ये कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं है। ओके। मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया 87.50 अगर अमाउंट बन रही है तो 87 वो TDS की लाइन आइटम आ जाएगी, या 87.60 है तो 88 की आ जाएगी। तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ये ब्लैंक रखना है। राउंडिंग रूल से आप 10 डिजिट वाला आप डायरेक्टली राउंडिंग अप कर सकते हैं, तो वो अलग पाथ है, वहां से आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली मंथली ये कुछ नहीं रहेगा आपका, नो एक्यूमुलेशन पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। ओके, और ये जो मैंने जो बताया था ना यहाँ पे मैनुअल वाला, इसका कंट्रोल यहाँ पे है। विथ होल्डिंग टैक्स बेस मैनुअल, मैनुअल विथ होल्डिंग टैक्स अमाउंट, मतलब ये तो दोनों ठीक रहेगा ही, क्योंकि कुछ सिनारों में अगर अपन पहले एक इनवॉइस बनाया है, गलती से उसमें अपन ने मैनुअल डाल के ज्यादा TDS कैलकुलेट हुआ है, तो नेक्स्ट इनवॉइस अमाउंट में अपने को अगर एडजस्ट करना है तो अपन मैनुअल डाल सकते हैं। तो उसके लिए मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है, मगर ये जो एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली यूज होता नहीं है, मगर 0.1% पॉसिबिलिटी है ये एग्जांपल डोमेस्टिक में यूज होता है। प्रीवियस इनवॉइस में आपने ज्यादा TDS दे दिया तो नेक्स्ट इनवॉइस में आप एडजस्ट कर रहे हो उसी वेंडर का, राइट। तो उस केस में आपको मैनुअल बेस अमाउंट और मैनुअल टैक्स अमाउंट अगर डालना है तो ये टिक रहना जरूरी है। सपोज सेक्शन गलत हो जाता है तो कुछ प्रोविजन है? सपोज सेक्शन गलत, हाँ, सपोज 194 सी में काटना था, ठीक है, हाँ बट हाँ गलती हाँ, से 194 जे में 10% काट दिया, रिटर्न भी भर दिया है। वो गलत कहाँ कब होगा आपका कि आपने वेंडर मास्टर में ही गलत मेंटेन करके रखा है, हम्म। तो आपका ये एंट्री गलत हो जाएगा।
ओके अगर आपने वेंडर मास्टर में, मतलब मेरे ये वेंडर है, जैसे ये रिलायंस मेरा वेंडर है, यहाँ पे आपको 194C का V1 नहीं, और U1। बट समटाइम्स कैसे रहता है, एक ही वेंडर हाँ में दोनों सेक्शन आ जाती है। हाँ 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 समझा? अभी सपोज कैलिबर मेरा कंपनी है, ठीक है? हाँ तो हाँ हाँ। कैलिबर इज सेल भी करती है और हम्म, मैं सम कंपनी का लेबर जॉब भी करती है। समझ गया। तो उस केस में आप तो मल्टीपल वहां पे मेंटेन करके रखा है, तो उस केस में आपने V1 V2 ये दोनों है, हम्म ठीक है। तो ये आगे आपका समझ लो 194H वाला है, और हम्म ये आपका 194C वाला है। तो हम्म आपने ये डिलीट करने की जगह ये डिलीट कर दिया, तो वो तो मैन्युअल एडजस्टमेंट एंट्री ही बाद में कर सकते हैं आप, बाकी तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके मतलब इसका जीएल अलग है, इसका जीएल अलग है आपका, वो हम्म मैन्युअल एडजस्टमेंट एंट्री आप घुमा लो फिर मंथ एंड में। नहीं, बट डिफरेंस का 8% कैसा करो कि ऐसा मतलब आज हाँ, सपोज अच्छा, सपोज मैं मतलब यहाँ पे 2% है और यहाँ पे 10% है, हाँ, तो ऐसा। 8% मेरा एक्सेस गया ना, तो उनमें एडजस्ट हाँ। कैसे करूँ? दैट इज माय लॉस हम्म ना। हम्म, और पार्टी वेंडर भी एग्री नहीं करेगा, नहीं मुझे पेमेंट दे दो, मुझे टीडीएस हम्म, नहीं चाहिए। तो वो नेक्स्ट पेमेंट में आप एडजस्ट करके वही एक आ गया। हम्म और बट अगर उसको आपका क्रेडिट तो हम्म, दोनों मिलेगा ना, 26 ईयर्स में 10% मिल जाएगा, प्लस मेरा 8% हाँ, 8% पेमेंट भी लेगा वो। एक है सिर्फ कि इसका ये इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुआ है आपका, हम्म वेंडर पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप ये एंट्री रिवर्स करके नया एंट्री बना सकते हैं। मगर पेमेंट दिया गया हम्म तो मुश्किल है फिर वो सारी चीजें, हम्म क्योंकि पेमेंट दे दिया तो पेमेंट की एंट्री रिवर्स करना, फिर बाद में इनवॉइस की एंट्री रिवर्स करना, वो कोई करता नहीं एक्चुअली, मोस्टली। यस फिर ये हो गया बेस मैन्युअल अमाउंट, और ये मैन्युअल विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट। नंबर सब नंबर ऑफ सर्टिफिकेट नंबरिंग, मतलब आप जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं वेंडर को ईयर एंड में, जो अभी अपने साइट पे से ही रेडीमेड मिल जाता है अभी, यस राइट। तो अगर आपको वो नंबर रेंज अगर मेंटेन करना है, तो आपको यहाँ पे टिक देना है। ओके अगर नंबर रेंज नहीं मेंटेन करना है, तो अनटिक रखो आप ये। आपको वो प्रैक्टिस फॉलो करनी है यहाँ पे, क्योंकि आपको नंबर सर्टिफिकेट अगर इशू करना है, तो आपका सर्टिफिकेट का नंबर रेंज भी मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे ओके एवरी ईयर। तो वो नंबर सर्टिफिकेट मतलब लाइक आपका सीक्वेंस से नंबर होगा ये वो सारा। तो वो अगर आपको मेंटेन करना है, तो आप टिक रखो, नहीं करना है तो अनटिक रखो ये। अभी ये जो टैक्स टाइप है, अपन जो ये 194 JB या 194C, ये जो है अपने स्टेट वाइज नहीं है, ये अपने सेंट्रली क्रिएट होते हैं अपने, राइट। यस अपन महाराष्ट्र से अगर गुजरात में भी बिजनेस कर रहे हैं, तो 194 JB यूज होगा, राइट। अपन उत्तर प्रदेश भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी अपना 194 JB ही यूज होगा। जीएसटी जैसा नहीं है कि मेरा अगर दूसरे स्टेट का है तो IGST आएगा, विद इन स्टेट है तो CGST SGST आएगा, वैसे नहीं है। तो ये कंट्री इंडिया के लिए ये रीजन स्पेसिफिक अपने ये टैक्स टाइप नहीं बन रहे हैं अपने, राइट। तो यस ये जो रीजन है अपना ये ब्लैंक रहेगा, क्लियर। यस और अपना जो ये जो बेस अमाउंट जो है, मतलब अपनी जो परसेंटेज जो अपन मेंटेन करते हैं, 10%, 2%, 1%, जो भी परसेंटेज अप्लीकेबल है, वो अपन टैक्स टाइप में मेंटेन नहीं करते। अपन कहाँ पे मेंटेन करते हैं, वो टैक्स कोड लेवल पे मेंटेन करते हैं। बेस अमाउंट भी टैक्स कोड लेवल, मतलब टैक्स कोड जो कैलकुलेट होता है वो बेस अमाउंट से ही कैलकुलेट होता है, और ये जो है विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट भी वो टैक्स कोड लेवल पे ही अपन कैलकुलेट करते हैं।
तो ये दोनों जो रेडियो बटन है अपने टैक्स कोड लेवल वाले ही रेडियो बटन सिलेक्टेड रहेंगे। ये हो गया मेरा, कौन सा हो गया, ये अभी मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, इनवॉइस का क्रिएट किया है, राइट। 194 जेबी के लिए मैंने इनवॉइस का V1 ये टैक्स टाइप बनाया है। इसको मैं सेव करता हूं। ये मैंने टैक्स टाइप बनाया इनवॉइस का। अभी जो उसके बाद वाला पाथ है ना, ये होता है पेमेंट पोस्टिंग वाला। मतलब पेमेंट के लिए ये टैक्स टाइप अप्लीकेबल होगा। वापस मुझे कंट्री पूछा, यहाँ पे मैंने ये IN डाला यहाँ पे, और अभी वापस में न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। अभी थोड़ा सा स्क्रीन अलग दिख रहा है आपको, टैक्स टाइप वाला और टैक्स कोड वाले में, पोस्टिंग वाले में। यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट का एक आ गया है, और ये जो कैश डिस्काउंट का जो है ये एक आ गया है, और यहाँ पे ये 3 चेक बॉक्स बढ़ गए हैं। सेल्फ विथहोल्डिंग टैक्स, ऑलरेडी विथहोल्ड, और विथहोल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट, और ये मिनिमम चेक और सेंट्रल इनवॉइस, ये ये जो कंट्रोल्स है ये बढ़ गए हैं पेमेंट के लिए। क्लियर। अभी देखते हैं बाकी सारे चीजें सेम है। ये अपन पेमेंट के लिए जो सीरीज बना रहे हैं, अपन U1 सीरीज बनाते हैं इसका। ओके, इसको अपन U सीरीज अपन क्रिएट करते हैं। इनवॉइस के लिए अपन ने V सीरीज बनाई, इसके लिए U सीरीज बनाते हैं। अभी जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में गया, 194 जेबी पेमेंट टैक्स टाइप फॉर HY01, ये मैंने सिलेक्ट मतलब डिस्क्रिप्शन दिया। अभी यहाँ पे भी बेस अमाउंट जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन है एज पर लॉ के हिसाब से नेट अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे राउंडिंग रूल का रहेगा। और ये कैश डिस्काउंट, मतलब अगर कैश डिस्काउंट मतलब जो अपन दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट देने के बाद अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब जैसे कि कंडीशन क्या है वेंडर के साथ, 50% तो एडवांस देना ही देना है, राइट। मगर आप 75% एडवांस देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका जो जो परसेंटेज मतलब आप पेमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा आपका, राइट। तो आपकी TDS की अमाउंट भी कम हो जाएगी। उसके बेस पे आपको TDS कैलकुलेट करना है क्या, या बेस अमाउंट पे ही कैलकुलेट करना है। मगर अभी जो मैंने जो देखा है कि कैश डिस्काउंट का जो है सिनेरियो, उसकी सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट करते हैं। मतलब वो पेमेंट में एडजस्ट नहीं करते वो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेट अमाउंट है पेमेंट का, वो कम हो जाता है आपका, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अभी विथहोल्डिंग टैक्स जो है ऑलरेडी विथहोल्डेड है, विथहोल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट और सेल्फ विथहोल्डिंग। अभी ये जो ऑलरेडी विथहोल्ड, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था यहाँ पे, कि आप जब इनवॉइस करते वक्त आपको एक टैब मिलेगा, अगर वो क्लिक करते हैं तो एडवांस की एंट्री का अमाउंट एडजस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो उस केस में आपने ऑलरेडी मतलब अभी तो अपना लॉ क्या कहता है, विचेवर इज अर्लियर, पेमेंट है या इनवॉइस है, तो आपको तो टैक्स कैलकुलेट करना ही करना है TDS का। तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी विथ होल्ड और पेमेंट फॉर पेमेंट के इसमें भी अपने को कैलकुलेट करना ही है, राइट। तो ये दोनों टिक अपने को रखना ही है। ये बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी अपनी। क्लियर। ये सिर्फ डिफरेंस है। आपकी स्क्रीन
टोटल चेंज हो गई है आपकी पेमेंट की, तो ये U1 कब अप्लीकेबल होगा? ये अपने एडवांस के एंट्री के टाइम। और V1 कब एप्लीकेबल होगा? अपना इनवॉइस के एंट्री के टाइम। क्लियर? एंड क्यूमुलेटिव पेमेंट्स के लिए फिर कैसे करेंगे? क्यूमुलेटिव पेमेंट्स मतलब? स्टैट्यूटरी ड्यूज का। नहीं, मैं समझा नहीं। अभी सपोज ये मैंने बुक कर दिया, ठीक है, हाँ दिस इज माई हाँ लाइबिलिटी हो गया। हाँ जब भी लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे हाँ। दैट टाइम वही लेजर में हिट करना पड़ेगा ना? यस, मतलब अभी ये देखो, अभी अपन ने यहाँ पे TDS का जो लेजर बनाया है, ये हम्म मेरा 1000 ये सीरीज का है। अभी अपन ने ये 2 दिया है, तो SAP में एक टी कोड है F-07 करके। ये आउटगोइंग GL पेमेंट के लिए होता है। हम्म ये GL पेमेंट का होता है, मतलब आउटगोइंग वेंडर पेमेंट, इनकमिंग कस्टमर रिसीट, इसके भी अलग अलग टी कोड है। ये हो हम्म गया आउटगोइंग GL पेमेंट का। आप इससे अगर ये जो GL है इसका अगर पेमेंट करोगे, तो ये जो GL है आपका डेबिट हो जाएगा। आपका डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। हम्म जो भी, मतलब ये महीने में ये लेजर में जितने भी एंट्री पड़े हैं वो सारे आपके आ जाएंगे। मतलब उसका टोटल आप यहाँ पे डाल के पेमेंट कर सकते हैं। ये ओके एक हो गया आपका पेमेंट का एंट्री, GL पेमेंट का एंट्री। एक और एक फंक्शनैलिटी है J_1IN चालान करके। अभी इसमें क्या होता है, ये जो टी कोड है, आपने ये मंथ में, जनवरी मंथ में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जितने भी TDS के, मतलब एक ही सेक्शन नहीं, हर सेक्शन वाइज आपको मिल जाता है। मगर एक कंडीशन है, ये जो चालान वाला रिपोर्ट है ना, इसमें जो आपके ऑटो कैलकुलेट हुए हैं ना, वही रिपोर्ट में आते हैं यहाँ पे। ओके अगर आपने वेंडर मास्टर में डालना भूल गए और आप जब इनवॉइसिंग कर रहे तब आपको याद आया और आपने मैन्युअल एंट्री की है TDS की, टू TDS अकाउंट करके, तो तब आपकी वो एंट्री ये चालान वाले रिपोर्ट में नहीं आएगी। ओके? ओके जो आपके ऑटो कैलकुलेट हुए हैं वही आ जाएंगे। अभी जैसे मेरे, समझ लो 10 एंट्री ऐसे आ गए हैं यहाँ पे, हम्म उसके बेस अमाउंट आ जाएगी, उसका आपका टैक्स कैलकुलेट जो भी किया है वो आ जाएगा, आपका सेक्शन आ जाएगा। ये सारा एक लेआउट में आ जाता है। आप वो सिलेक्ट करके वहां पे आप बैंक का जो GL है ना, आप अगर डालते हैं ना, तो ये जो अकाउंटिंग एंट्री जो बन रही है वो यहीं से बन जाएगी आपकी। ओके। अब ओके? सपोज जीएल एंड चलन में कुछ मिसमैच रहेगा तो हाउ टू मतलब से? इसमें, यानी और हाँ मतलब वही मिसमैच कब रह सकता है कि आपने अगर मैन्युअल एंट्री किया है तो इसमें नहीं आएगा। तो वो जो मैन्युअल एंट्री वाले हैं ये आपको F-07 से हैंडल करने पड़ेंगे। ओके मगर ये जो चालान में जो आपके ऑटो वाले आएंगे वो सारे आपके हैंडल हो जाएंगे। बट ये एफ होने के, बट F7 से जो भी पेमेंट होगा वो हाँ सपोज रिपोर्टिंग में सपोज रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न वगैरह वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था अभी। अभी जैसे ये फर्स्ट मेरा ये पेमेंट हो गया, हम्म आपको नेक्स्ट डे पेमेंट करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है, राइट? चालान नंबर, चलन CIN नंबर। CIN नंबर, राइट? तो हम्म वो जो सारा चालान नंबर आप, ये इसी में अभी प्रोविजन दिया है पहले। हम्म अभी इसी में प्रोविजन नहीं, ये अलग अलग अभी 4 टी कोड बनाए हैं। पहले एक ही टी कोड था, उसमें 4 रेडियो बटन दिए थे, और वो 4 रेडियो बटन से अपने को एक एक अपडेट करना रहता था। अभी वो अलग हम्म अलग टी कोड दिए है SAP ने। वो हम्म जो एक ही टी कोड था वो ऑब्सोलेट हो चुका है। तो वो चालान नंबर आप अगर मेंटेन करते हैं, यस, ठीक है, तो हम्म आपने जितने का पेमेंट किया है ना, वो हम्म, सभी को वो चालान नंबर अपडेट हो जाता है आपका। ओके
और उसका आप जब क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना रहता है, वह टीडीएस वाले वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है, राइट? तो यस। आप वो जो लेआउट है उसी लेआउट में आपका ये एक्सपोर्ट होता है डेटा, और वो डायरेक्टली आप टीडीएस वाले वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ओके। मगर बट यही दिक्कत है कि आपने अगर मैन्युअल वाला किया तो ये इसमें नहीं आएगा। तो एक कर सकते हैं उसके लिए, ये भी आपको अगर ये सारी प्रोसेस आपको ये एसएपी से ही करनी है तो उसके लिए भी एक अपन कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। जब आप ये जीएल क्रिएट करोगे ना, जब मास्टर डेटा में अभी अपना जीएल क्रिएशन का वो सारा अपन एंड यूजर में देखेंगे, वो वहां पे मास्टर डेटा क्रिएशन में एक टिक है यहाँ पे कि सिर्फ ऑटो एंट्री क्रिएट होनी चाहिए। ये अगर टिक देते हैं तो आपकी मैन्युअल एंट्री वो जीएल में क्रिएट नहीं होगी। मतलब आपको अगर इनवॉइस करते वक्त पता चला कि ये वेंडर मास्टर में मेरा ये टैक्स टाइप टैक्स कोड मेंटेन नहीं है, अपन मैन्युअल डाल दे, तो मैन्युअल आपको अलाउ नहीं करेगा वो जीएल को। यस। तो आप इनवॉइस अपडेट क्रिएट नहीं करेंगे, आप पहले मास्टर डेटा में जाओगे, मेंटेन करोगे, फिर बाद में आप इनवॉइस क्रिएट करोगे। ओके। क्लियर? या। मतलब प्रोविजन सब है, मगर उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपन जुगाड़ करने के लिए भी प्रोविजन है वैसे। क्लियर? या। अभी ये अपन ने टैक्स टाइप बनाए V1 और U1। अभी इसके अपन टैक्स कोड बनाते हैं। टैक्स टाइप के बाद अपन बनाएंगे अभी टैक्स कोड। अभी टैक्स कोड बनाने के दो प्रोविजन एसएपी ने दिए हैं, मगर इंडिया कंट्री इंडिया के लिए जो अप्लीकेबल है ये डिफाइन विथहोल्डिंग टैक्स कोड वाला अप्लीकेबल है। फॉर्मूला वाला जो है आप बना सकते हैं, मगर ये फॉर्मूला वाला अगर आप इंडिया क्लाइंट के लिए अगर बनाते हैं और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का अगर केस आता है, तो जब वो थ्रेशोल्ड अमाउंट क्रॉस ओवर करता है ना, तो वहां पे वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करता है फिर फॉर्मूला बेस में। बताता हूं मैं एक्सेल पे। जैसे मेरा अभी थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट डाला हुआ है 50 लाख रुपीज, ठीक है? अभी मेरा इनवॉइस पहले बना 10 लाख का, बाद में 25 लाख का, फिर कितना हुआ 35 लाख, फिर वापस एक 10 लाख का बना रहा हूँ, और फिर मैं अभी बनाऊंगा 7 लाख का। मतलब यहाँ पे मेरे कायदे से एलडीसी रेट कितने के लिए अप्लीकेबल होगा? 5 लाख के लिए, और नॉर्मल रेट 2 लाख के लिए अप्लीकेबल होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे मेरा थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट क्रॉस ओवर कर रहा है ये 10, 25, 35, 45, और ये 52 लाख हो रहा है। मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 50 लाख का है। तो एलडीसी रेट से 5 लाख होना चाहिए, नॉर्मल रेट से 2 लाख होना चाहिए। अगर मैं ये फॉर्मूला बेस अगर यूज करूं तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये पूरे 7 लाख पे जो है ना वो नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करता है वो। ओके। और ये मैं डिफाइन में क्रिएट करूं तो ये बराबर बाइफरगेट करके वो कैलकुलेट करता है। इसलिए ये जो अपना फॉर्मूला बेस जो है कंट्री इंडिया के लिए अप्लीकेबल नहीं है ये। अभी ये दोनों का अपन देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, ये मैं सबसे पहले डिफाइन पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे सबसे पहले पूछा क्या है? विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। मतलब डायरेक्टली मेरा ये जो टैक्स कोड में जो क्रिएट कर रहा हूँ ये इससे मेरा टैक्स टाइप से लिंक हो रहा है मेरा, राइट? तो यहाँ पे मैंने V1 सिलेक्ट किया, मेरा इनवॉइस का जो है वो
अभी यहाँ पे मैं टैक्स कोड देता हूँ, एक्स सीरीज का बनाता हूँ, ठीक है। अभी अपन ने ये जो V1 जो टैक्स टाइप लिया है, उसके लिए सेक्शन कौन सा है अपना? 194 IB लिया है। यहाँ से अपन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते, JB, सॉरी, ये अपन ने JB लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे डाला। आप डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ पे, 194 JB TDS ऑन टेक्निकल, क्या है वो, लैब फीस ना, टेक्निकल फीस। टेक्निकल फीस। अभी कितना परसेंटेज कितना है उसका? 2%, 2%, 10%? 2%, 2%। 2%, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कंपनी कोड भी डाल दिया, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी ये जो मेरा परसेंट, मतलब ये जो टैक्स कोड रहेगा, ये जो मेरा कैलकुलेट होगा, ये अपन तो मतलब ऐसा तो नहीं करते ना, मेरा फेवरेट वेंडर है तो उसको मैं 50% पे ही टैक्स लगाऊं, 50% पे नहीं लगाऊं, ऐसा तो करते नहीं अपन। अपन लगाते हैं तो पूरा 100% पे लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज क्या रहेगा बेस अमाउंट का? 100%। क्लियर? अभी यहाँ पे पोस्टिंग इंडिकेटर है, एसएपी ने 3 इंडिकेटर दिए हैं, और ये जो फील्ड है ना अपनी पोस्टिंग इंडिकेटर, ये अपनी मैंडेटरी फील्ड है। तो 3 इंडिकेटर दिए हैं, क्या क्या इंडिकेटर है? 1, 2, 3। अभी अपन यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं 1 इंडिकेटर। क्यों? क्या दिया है 1 इंडिकेटर का? क्या फंक्शनैलिटी है? स्टैंडर्ड पोस्टिंग, बैंक, वेंडर, कस्टमर, लाइन आइटम रिड्यूस, राइट। मतलब क्या होता है अपना, कि जैसे ये एग्जांपल लिया है अपन ने, अपनी बेस अमाउंट क्या है? 5000, राइट। मतलब अगर मैं टीडीएस नहीं कैलकुलेट करता तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 5000 रुपीज। मगर मैं टीडीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जो मैं वेंडर को पेमेंट करने वाला हूं, उसमें से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी मेरी, और वो टीडीएस ऑन बिहाफ वेंडर, अपन टीडीएस अपन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो इसलिए अपन ये 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, कि जो बेस अमाउंट से अमाउंट रिड्यूस होके जो नेट अमाउंट है वो वेंडर लाइन आइटम में अपीयर होनी चाहिए, राइट। इसलिए ये 1 अपन सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आएगा विथ होल्डिंग टैक्स रेट। अभी रेट कितना है अपना? 2%। इतना ही मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये मेरा हो गया डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स कोड। ये जो अपने कंट्री इंडिया वर्जन के लिए अप्लीकेबल है। मतलब मेरा 100% पे 2% ये मेरा कैलकुलेट होगा। अभी ये मैं सेव करता हूं। ये मैंने सेव कर दिया। अभी दूसरा जो देखते हैं अपन, फॉर्मूला बेस। अभी फॉर्मूला बेस मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूं। पैंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि 17 मई 2020 ऑनवर्ड्स टू 31 मार्च 2021 तक जो टीडीएस कैलकुलेशन है उसमें 25%, 25% 25 लेस। रिड्यूस होना, मतलब कम चार्ज करना है, यस। राइट। तो मतलब अभी जैसे मैंने, मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है 2017 में, तो 16 मई 2020 तक मेरा परसेंटेज क्या रहेगा? ये नॉर्मल रेट, 2% है, नॉर्मल। नॉर्मल रेट है ये मेरा। और ये 17 में से लेके
31 मार्च 2021 तक 1.7% और वापस 1 अप्रैल 2021 से लेके फॉरएवर के लिए वापस 2% डिस्काउंट रेट। तो ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था ऐसा, राइट? तो मुझे नया टैक्स कोड नहीं बनाना है, मुझे नया टैक्स कोड नहीं बनाना है, मुझे जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स कोड है उसी में मुझे चेंज करने हैं। तो उस केस में मैं फॉर्मूला बेस ये यूज कर सकता हूँ। अभी वो कैसे मेंटेन करेंगे वो अपन देखते हैं, मगर उस केस में एक ही चीज होगी, आपका जो ये जो है ना विथहोल्डिंग टैक्स फॉर्मूला, यहाँ पे टिक लगेगा और यहाँ से आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। ये परसेंटेज आपके ब्लैंक हो जाएंगे और ये आपका फॉर्मूला जो बेस है इसको टिक लगेगा। अपन इसके लिए अलग से टैक्स कोड बनाते हैं, मतलब ये अपना डिस्टर्ब नहीं होगा। ये अपन ने V1 में X1 बनाया था, राइट? अभी अपन उसी में V1 में X2 बनाते हैं, अपना सेम रखते हैं, यही रखते हैं 100% इंडिकेटर 1 और ये टैक्स फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने दे दिया और ये मैंने सेव किया। अभी फॉर्मूला बेस में अपन जाते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये कंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। करेंसी कौन सी अपनी इसमें INR करेंसी आएगी। अपना विथहोल्डिंग टैक्स कौन सा लिया था अपन ने, V1 लिया है। टैक्स कोड कौन सा है अपना, X2 है अपना, राइट? और ये जो है यहाँ पे की कुछ भी नहीं आएगी, ये वैलिड फ्रॉम। अभी यहाँ पे वैलिड फ्रॉम क्या है अपना, 17 मई से है। ठीक है, ये मैंने मेंटेन किया, ये सिलेक्ट किया रो, और यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग विथहोल्डिंग टैक्स में गया मैं। ये मेरी नई स्क्रीन ओपन हुई। यहाँ पे क्या क्या है, विथहोल्डिंग टैक्स टाइप है, कोड आया है, अपना वैलिड फ्रॉम आया है, कंट्री, करेंसी आ गए। अभी यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाऊंगा मैं। यहाँ पे बेस अमाउंट डालना है, मतलब मैंने 99 डाल दिया। मतलब ये आपको 11 टाइम्स 9 डालना है, कॉमा डाल के 0 डालना है। यहाँ पे आप परसेंटेज डालोगे, ये परसेंटेज 1.75 वाले, ये आपने परसेंटेज डाले। लगा ही मुझे। ठीक है, ये मेरे परसेंटेज हो गए, ये मेरी बेस अमाउंट हो गई। तो मतलब मैंने क्या सिस्टम को बताया, ये मेरा जो टैक्स कोड जो है ये 17 में 2020 से क्या परसेंटेज लगेगा इसको, 1.75%। ये मैं सेव करता हूँ। अभी इससे मैं बाहर पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी वापस मेरा ये जो है विथहोल्डिंग टैक्स, मतलब 1 अप्रैल से मेरा वापस चेंज हो रहा है। करेंसी आ गई मेरी INR, V1 है, X2 आ गया,
1 अप्रैल 2021 वापस इसमें गया, मैं न्यू एंट्रीज में गया, ये दिया, यहाँ पे मेरा आएगा 2%, ये मैंने सेव किया। मतलब अपन एंड डेट नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी डेट कौन सी रहेगी, स्टार्टिंग डेट रहेगी। तो स्टार्टिंग डेट का जो प्रीवियस डे मतलब अपना प्रीवियस वाले का एंड डेट रहेगा। ओके। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला बेस। इसमें अपने को मतलब ये जो है अलग अलग टैक्स कोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपके एलडीसी वाले अगर क्लाइंट वेंडर अगर ज्यादा है तो आपको वो डिफाइन वाले में ही क्रिएट करने पड़ेंगे। उसमें अगर ज्यादा नहीं है आपके वेंडर तो आप फॉर्मूला बेस वाले में जा सकते हो। और एक ही टेबल में ऑल सेक्शन का कर सकता है क्या, या सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा? ऑल सेक्शन मतलब अभी जैसे ये अपन जो कर रहे अभी ये हैं, 2% का ये 170 कर दिया। V1 मेरा 194 जेबी के लिए अपन बना रहे। V2 ओके, भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, V3 भी कर सकते हैं, V4 भी कर यानी सकते एक हैं, ही टेबल में कर सकते हैं। कर और सकते हैं सारे। मगर उसके पहले अपने को टैक्स कोड क्रिएट करना पड़ेगा हम्म, वहां पे जाके, ये ऊपर। क्लियर? अभी इसके बाद में आते हैं अपन कंपनी कोड में। अभी कंपनी कोड में अपने को कंपनी कोड के लिए एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स जो है अपने को एक्टिवेट करना है। और जो टैक्स टाइप बनाए हैं ना अपन ने, वो कंपनी कोड में असाइन भी करने हैं अपने को। अभी जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, अभी यहाँ पे वापस न्यू एंट्रीज में गया मैं, यहाँ पे मेरा क्या कंपनी कोड आएगा, कंपनी कोड में डालूंगा यहाँ पे HY01 विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। यहाँ पे रेसिपिएंट, अच्छा पहले अपन रेसिपिएंट टाइप क्रिएट करते हैं इसके पहले, कंपनी कोड को असाइन करने के पहले। ये हो गया, ये हो गया। अभी अपन देख रहे हैं रिसिपिएंट टाइप। अभी रिसिपिएंट टाइप मतलब क्यों बनाते हैं अपन, कि कंपनी है या अदर देन कंपनी है। ठीक है, मतलब अपने जो टैक्स कोड जो बनाते हैं, टैक्स टाइप जो है, अपन ये कंपनी को असाइन करने वाले हैं या अदर देन कंपनी कोड को असाइन करने वाले, कंपनी को असाइन करने वाले। क्योंकि परसेंटेज अलग अलग होते हैं, राइट। इंडिविजुअल एचयूएफ के 1%, कंपनी के 2% प्रोप्राइटर के लिए अलग होंगे, राइट। वो डिपेंड करते हैं, इसलिए वो बाइफरकेट करने के लिए अपन ये रिसिपिएंट टाइप क्रिएट करते हैं। अभी उसका पाथ जो है अपना ये बेसिक सेटिंग्स में है,
यहाँ पे एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स वाले बेसिक सेटिंग्स में चेक रेसिपिएंट टाइप करके जो है इसमें कंट्री पूछा मुझे, यहाँ पे जाऊंगा मैं। अभी सबसे पहले मेरा जो टैक्स टाइप बना है वो मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है। अपन ने कौन सा टैक्स टाइप बनाया है? ये इनवॉइस के लिए V1 है, राइट? तो V1 मैंने यहाँ पे डाला, ये मैं CO करके डाल रहा हूँ, कंपनी। अभी वापस यहाँ पे V1 लिया मैंने, OT और ये अदर देन कंपनी, ये मैंने दिया यहाँ पे। इतना ही है इसका। अभी वापस मैं कंपनी कोड में जाता हूँ और असाइन करता हूँ। ये न्यू एंट्रीज में गया, यहाँ पे मेरी कंपनी कोड HY01, ठीक है। ये मेरा टैक्स टाइप इसमें आ जाएगा। ये अभी अपना क्या है, V1 है, राइट? और ये V1 में अपना कौन सा है? ये कंट्री अलग, यहाँ पे मैं यहाँ पे CO डायरेक्टली दे देते हैं। ये मैं एजेंट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर ये एजेंट नहीं सिलेक्ट करते हैं, आपने वेंडर मास्टर डेटा में भी मेंटेन कर दिया, तो आपकी ये जो एंट्री जो है ना, ये एंट्री फिर भी नहीं आएगी आपकी, अगर आप वो सिलेक्ट नहीं करोगे तो। यहाँ पे फिर आपको वैलिडिटी देना है, मतलब ये जो टैक्स टाइप जो है कब से आपको अप्लीकेबल करना है। अगर आपका ग्रीनफील्ड पे काम कर रहे हैं आप, तो आपका जिस दिन गो लाइव डेट है उस डेट आप डाल सकते हो, राइट? और आपका अगर आपको पता नहीं है ये कब तक वैलिड रहने वाला है, तो आप ये जो है 31 दिसंबर 999 तक डाल सकते हो आप। क्लियर? इसके बाद में आता है विथहोल्डिंग टैक्स नंबर या फिर ये एग्जम्पशन नंबर वगैरह, उसका वैलिडिटी, एग्जाम फ्रॉम टू, ठीक है। तो ये जो है, ये एग्जम्पशन जो है, ये अपन स्पेसिफिक वेंडर को अगर अप्लीकेबल होगा तो उसके मास्टर डेटा में अपन मेंटेन करेंगे, ना ही यहाँ पे मेंटेन करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो ये जो टैक्स टाइप है और इसके साथ में जो टैक्स कोड अपन ने इसके साथ असाइन किए हैं, उस वो जिस जिस वेंडर को अपन ने असाइन किए हैं वो सभी को अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसलिए वो वेंडर स्पेसिफिक रहता है, LDC रेट वगैरह, राइट? सभी पर वेंडर ये को फील्ड देने की अप्लीकेबल। जरूरत क्या है तुम्हें? हाँ, नॉट नेसेसरी ना, ये फील्ड देने नेसेसरी की जरूरत। नहीं, ये मैंडेटरी नहीं यहाँ पे देने के। ओके। और एक टिक है यहाँ पे अपना, ये सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स, ये एक टिक अपने को देना है यहाँ पे। ये दो टिक, मतलब ये एजेंट वाला और ये सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स, ये वैलिडिटी, टैक्स टाइप, रेसिपिएंट टाइप और कंपनी कोड, इतना ही मेंटेन करना है। मतलब अभी ये क्या हो गया है अपना, ये लिंक हो गया अपना। अपन ने जब टैक्स कोड बनाया तब ये लिंक हो गया था, राइट? तो ये स्ट्रक्चर है अपना विथहोल्डिंग टैक्स प्रोसीजर का पूरा। अभी ये मैं सेव करता हूं। ये अभी ये कंपनी कोड के लिए असाइन हो गया अपना। अभी एक्टिवेट करना है एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स, किसके लिए? कंपनी कोड के लिए। अगर आप ये एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपने ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया तो भी आपका विथहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा।
क्लियर? यहाँ पे जितनी भी कंपनीज कोड है उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से अपने को पोजीशन में जाके आप अपनी कंपनी कोड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसको टिक लगाना है। अभी ये टिक लगाने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो आएगा जब आप सेव करोगे तब। ठीक है, मतलब अभी अपना ये कौन सा है, अपना एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स है, राइट? तो ये मैं सेव करता हूँ। You are activating the extended withholding tax function। अभी अगर आप ये क्वेश्चन मार्क में जाके देखते हैं तो आपको ये सिस्टम क्या बोल रही है कि आप एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स एक्टिवेट करने जा रहे हैं। आपका क्लासिकल विथहोल्डिंग टैक्स आपने यूज किया है क्या, तो वो पहले आप माइग्रेट कर लो, फिर बाद में एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स एक्टिवेट करो। ये वार्निंग मैसेज आपको सिस्टम दे रही है। ये मैंने एक्टिवेट कर लिया ये। ठीक है, इसके बाद में जो आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या है कि आपको जो जीएल जो है वो जीएल मेंटेन करना है। हर टैक्स कोड का आपका अलग अलग जीएल रहने वाला है यहाँ पे, राइट? मतलब आपका 194 जेबी का अलग रहेगा, 194 सी का अलग रहेगा, 194 एच का अलग रहेगा, 194 आई का अलग रहेगा। ऐसे हर एक के जीएल अलग अलग यहाँ पे अपने को मेंटेन करना है। तो अगर अपन यहाँ पे ये पाथ एक्सपांड करते हैं तो ये मैं एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन जीएल मेंटेन कर रहे हैं। Okay? अभी ये जो दिया है, मतलब आप जो जीएल मेंटेन करोगे कौन से बेस पे मेंटेन करने वाले हो, तो यहाँ पे आपकी इनपुट की ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर, मतलब डेबिट में भी आप जीएल मेंटेन करोगे और क्रेडिट में भी मेंटेन करोगे क्या, ये अपने को यहाँ पे बताना है। मतलब अपना तो जीएल तो दोनों जगह मेंटेन करना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। क्योंकि अगर मैं जब इनवॉइस करूंगा तब मेरा क्रेडिट एंट्री पड़ेगा और उसका जब मैं पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को तब मेरी डेबिट एंट्री पड़ेगी, राइट? तो मुझे Yes. दोनों इफेक्ट चाहिए, राइट? तो इसलिए मैंने ये डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर सिलेक्ट किया। इसके बाद में है विथ होल्डिंग टैक्स कोड और टैक्स टाइप। मतलब जैसे अपन ने ये V1 अपन ने ये टैक्स टाइप बनाया है यहाँ पे, राइट? ये V1 बनाया है अपन ने। इसका अपना टैक्स कोड कौन सा है? X1 एक बनाया है, X2 बनाया है, राइट? तो अपने को टैक्स टाइप और टैक्स कोड के कॉम्बिनेशन में अपने को मेंटेन करना है क्या, ये अपने को यहाँ पे सिस्टम पूछ रहे हैं। तो अपने तो जीएल अलग अलग है, तो अपन इसी कॉम्बिनेशन में, मतलब ये मेरी इनपुट की रहेगी ये तीनों, इसी कॉम्बिनेशन में अपन जीएल मेंटेन करेंगे इसके। तो ये मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिए हैं। ये मुझे सेव के लिए पूछ रहे हैं, तो ये यहाँ पे अपन मेंटेन करेंगे V1 X
1 ये मेरा मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे अपन जो जीएल क्रिएट करेंगे टीडीएस वाला, लायबिलिटी साइड वाला जीएल रहेगा अपना, राइट। तो वो जीएल यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में मेंटेन कर देंगे। अभी अपन ये सेव कर सकते हैं, सिर्फ अपने को एरर मैसेज आएगा क्योंकि ये फील्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर। और इसके बाद में है एंटर अकाउंट करके अपने को वार्निंग मैसेज आए, यस दे दिया अपन ने, ये मेरा सेव हो गया। अगर पोस्टिंग की एक बार चेक कर लेना, मगर बाय डिफॉल्ट ये पोस्टिंग की ये कैप्चर मतलब लगी रहती है 40 और 50, अपनी 40 और 50 पोस्टिंग की रहेगी, राइट, डेबिट और क्रेडिट वाली। ये हो गया अपना जीएल मेंटेन, राइट। मतलब अपना क्या क्या हो गया, टैक्स टाइप हो गया, टैक्स कोड हो गए, सेक्शंस हो गए, रेसिपिएंट टाइप हो गया, कंपनी कोड को भी असाइन कर दिया अपन ने, राइट। तो ये कंपनी कोड भी असाइन हो गया, ये पोस्टिंग जीएल असाइन हो गए। अभी मेंटेन करते हैं सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबरिंग फॉर विथ होल्डिंग टैक्स ये दिया है। अभी यहाँ पे ग्रुप दिया है और नंबर रेंजेस भी दिए हैं। तो पहले अपने को ग्रुप बनाना पड़ता है और वो ग्रुप में अपने को सर्टिफिकेट नंबर असाइन करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं या फिर कॉपी करके आप आपका नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। अपन करते हैं कॉपी में HY01 ग्रुप HY01, कितने 3 जीरो दिए, और इसमें फिर आप नंबर रेंज मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं नंबर रेंज में गया, यहाँ पे जो अपन ने ग्रुप डाला है HY01 ये मैंने दिया, यहाँ पे इंटरवल्स में गया, ये नंबर रेंज कहाँ से कॉपी हुई है अपनी, अपन ने वो कॉपी किया था ना वो स्टैंडर्ड जो 001 वाला, वहां से वो कॉपी हुई। आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आपको अगर नया नंबर रेंज देना है तो आप ये प्लस साइन करके रो ऐड करके आप नंबर रेंज दे सकते हैं, या फिर आपने कॉपी किया होगा तो आप वो कंटिन्यू रख सकते हो। क्लियर। और ये अपनी इंटरनल नंबर रेंज रहेगी, मतलब सीक्वेंस के साथ ये सर्टिफिकेट के नंबर रेंज जनरेट होंगे मेरे। ये हो गया अपने नंबर रेंज। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट कंफ्यूजन? नो। ठीक है, अभी अपन शिफ्ट होते हैं विथहोल्डिंग टैक्स में ही बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड वाले एरिया में। बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड किसके लिए बनाते हैं और उसमें क्या क्या मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। अभी उसका जो पाथ है वो अपना एसपीआरओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, ओके, उसमें विथहोल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग्स और इंडिया। इंडिया में ये जो है ये यहाँ पे है। अभी सबसे पहले सेक्शन कोड, डिफाइन बिजनेस प्लेस, और फिर बाद में डिफाइन सेक्शन कोड्स, ये आ जाता है। अभी सबसे पहले अपन बिजनेस प्लेस बनाते हैं। अभी ये जो बिजनेस प्लेस जो यूज होता है, ये मैं कंपनी कोड डालता हूँ। अभी ये जो बिजनेस प्लेस जो यूज होने वाला है अपना
बिजनेस प्लेस का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आप जिस प्लेस से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको एसीपी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बिजनेस प्लेस। अभी एग्जांपल लेते हैं, अपना मुंबई में हेड ऑफिस है, ठीक है, मगर मेरा जो एक प्लांट है वो गुजरात में है, तो वहां से मैं मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं कर्नाटका में। गुजरात से मैं मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं कर्नाटका में, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? गुजरात हो गया। भले मेरा रजिस्टर ऑफिस हेड ऑफिस मुंबई में है, तो उसका जो जीएसटी नंबर है 27 है, मगर मेरा गुजरात का क्या है? 24 है, तो, राइट। तो मेरा वहां से 24 से मेरा सप्लाई हो रहा है 29 को। तो मेरा जो बिजनेस प्लेस, मेरा स्टेट वाइज जो गुजरात के लिए मैं बनाऊंगा, वो यहाँ पे इनवॉइस एंट्री में मेरा आएगा। मेरे इनवॉइसिंग में मतलब मेरा कौन सा आएगा? गुजरात का आएगा। क्योंकि क्यों गुजरात से आएगा? मेरा जो ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है? गुजरात से हो रहा है। तो वैसे बिजनेस प्लेस जो है वो आपके जहां जहां कंपनी का प्रेजेंस है इंडिया में, वहां वहां के स्टेट वाइज आपको बिजनेस प्लेस बनाने पड़ेंगे। आपके अगर 10 स्टेट में प्रेजेंस है तो 10 स्टेट का आपको बिजनेस प्लेस बनाना पड़ेगा। और वो आप जब एंट्री करोगे वो लोकेशन की, तो आपको बिजनेस प्लेस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आप जब इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको बिजनेस प्लेस जो फील्ड है ना, बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड, ये मैंडेटरी करनी पड़ती है। ये बिजनेस प्लेस जो फील्ड है आपको जीएसटी रिटर्न के लिए यूज होती है, क्योंकि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये अपन बिजनेस प्लेस में असाइन करते हैं। अपन ने जब कंपनी कोड बनाई थी वहां पे असाइन नहीं किया अपन ने जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर अपन कहाँ असाइन करने वाले हैं? बिजनेस प्लेस में असाइन करने वाले हैं। क्लियर पर्पस बिजनेस प्लेस का? यस। बट मेरे बिजनेस केस में प्लेस। सपोज मेरा हाँ मुंबई में ऑफिस है, बट आई हाँ एम नॉट बिजनेस प्लेस रजिस्ट्रेशन नहीं है। आई एम हाँ ओनली बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लेस है। हाँ। तो तो उसमें कोई दिक्कत आ सकती है ऐसा? मगर आप मटेरियल वहां से सप्लाई कर रहे हैं क्या मुंबई से? नहीं, मुंबई से कुछ नहीं करा है। नो कहाँ ट्रांजेक्शन। से कर रहे हैं आप? गुजरात से। तो गुजरात का ही बिजनेस प्लेस आएगा आपका। बिजनेस प्लेस भले गुजरात है। आप ट्रांजैक्शन आप एंट्री आप मुंबई में कर रहे हो, ओके। मुंबई में बैठ के आप एंट्री कर रहे हो, तो भी आपको बिजनेस प्लेस ये गुजरात का ही लेना है। ओके। ओके। अभी सपोज वन पार्टी है, एसआरएफ है, ठीक है। हाँ एसआरएफ इज तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। हाँ बट उनका जो बिजनेस ऑफ प्लेस है वो हैदराबाद में है, ठीक है। हाँ हाँ। तो समटाइम्स वो ये करते हैं कंट्रोवर्सी कि नहीं, सप्लाई ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, प्लेस ऑफ यानी प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऊपर कर दो। तो उसमें क्या प्लेस होता है ऑफ कि बिजनेस नहीं चाहिए हाँ उनको। हाँ 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 हाँ, किस पे वो हैदराबाद से। करते? हाँ, वो तो किस पे करते हैं वो? एक्चुअली मैं जो रिटर्न भरता हूँ तो मैं तमिलनाडु हाँ, से करता हूँ, ओके, यानी मटेरियल 33 सप्लाई, रीजन। ठीक है। हाँ हाँ, 33 में करता हूँ। बट वो हाँ। क्या बोल रहा है, नहीं मुझे 37 में चाहिए, हैदराबाद, एपी, अच्छा, ऐसे। तो नहीं, वो कौन सा रूल है? अगर 37 में मतलब वो आपके कौन है? कस्टमर है आपके? यस, एसआरएफ इज माय कस्टमर। कस्टमर है, राइट। और आप कहाँ से कर रहे हैं? गुजरात से आप अगर गुजरात से कर कर, रहे हैं मेरा तो एक सप्लाई, ही नंबर है, मेरा एक ही नंबर है, गुजरात। गुजरात का। गुजरात है महाराष्ट्र है आपका? गुजरात, गुजरात, माय फैक्ट्री इज गुजरात है, गुजरात ठीक है। एंड हेड आप ऑफिस इज गुजरात से महाराष्ट्र। सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड है उसको 37 में चाहिए, तो यस। उसका जब आप कस्टमर मास्टर डेटा बनाओगे ना, हम्म। तो उसमें आप रीजन जो है 37 मेंटेन करो, और उसका जो ओके। 37 का जो जीएसटी नंबर है वो उसके कस्टमर मास्टर में मेंटेन करो। ओके। ओके। तो इस केस में आपका
क्लियर हो जाएगा। इवन आपका आयरन नंबर में भी दिक्कत नहीं आएगी ये तो, क्योंकि आयरन प्रोसेस मेरे क्लाइंट पे भी फॉलो होती है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ आपको। वो उसमें क्या करते हैं फिर, बिल जो है ना, हाँ बिल जो बनाते हैं वो हाँ हैदराबाद में बनेगा, और कंसाइनी मटेरियल सप्लाई कंसाइनी जो कॉलम है उधर हाँ, तमिलनाडु रहेगा ऐसा। तमिलनाडु मतलब वो पार्टनर फंक्शनैलिटी यूज करते हैं इन हाँ शॉर्ट। हाँ 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 हाँ। हम्म, वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आप उसके मास्टर डेटा में 37 रीजन डालो और 37 का आप जीएसटी नंबर मेंटेन करके रखो सीधा, हम्म, तो आपका रिसीवर का जो आएगा वो आपका 37 रहेगा फिर आपके इसमें yes। इनवॉइस में। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज करता हूँ। अभी गुजरात का मैं लेता हूँ HYJGU ऐसा लेता हूँ। ठीक है, बिजनेस प्लेस गुजरात HY01। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी मुझे जीएसटी नंबर और पैन नंबर कहाँ डालना है? ये जो टैक्स नंबर 2 करके जो फील्ड है ना, यहाँ पे आपका आएगा पैन नंबर। ओके। ओके, और टैक्स नंबर 3 जो फील्ड है आपका आएगा जीएसटी जीएसटी। नंबर। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में ये बिजनेस प्लेस का डिटेल में आपका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करके आपका आ जाएगा ये। सूरत, और यहाँ पे आपका रीजन आएगा गुजरात का। ठीक है, और ये मैं सेव करता हूँ। ये मेरा बन गया बिजनेस प्लेस। इसमें मेरा आ गया आपका पैन नंबर और जीएसटी नंबर। मगर ये जब आप इनवॉइस एंट्री करते हो तो आपको बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड जो फील्ड है आपको मैंडेटरी करना रहता है, तो ही आप वो फिल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे रहती है होम स्क्रीन में ही, ये बेसिक डेटा में ही वो फील्ड आ जाती है, बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड। बिजनेस प्लेस आपको जीएसटी के लिए यूज हो जाएगा, सेक्शन कोड आपका टीडीएस के लिए यूज हो जाएगा। इसके बाद में अपने को सेक्शन कोड डिफाइन करना है। ठीक है, अभी आपके जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टेट वाइज आपको बिजनेस प्लेस बनाने हैं। आपका 10 स्टेट में आपका प्रेजेंस है तो 10 बिजनेस प्लेस बनेंगे, मगर उसके आगे आपका सेक्शन कोड जो है आपका एक ही बनेगा। आपका सेक्शन कोड आपका एक ही बनेगा, राइट? भले यस। आपके बिजनेस प्लेस मल्टीपल हो। ये मैं डिफाइन बिजनेस सेक्शन कोड में गया, यहाँ पे वापस मुझे कंपनी कोड पूछा, ये न्यू एंट्रीज में जाऊंगा मैं वापस। अभी यहाँ पे HY01 ये मेरा सेक्शन कोड है, सेक्शन कोड फॉर HY01। यहाँ पे आप बिजनेस प्लेस मैप कर सकते हैं, मगर आपका एक ही बिजनेस प्लेस होगा। तो अगर आपके मल्टीपल बिजनेस प्लेस अगर यहाँ पे है
तो आप वो सेक्शन कोड से यहाँ पे मैप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर दूसरा मैप करने जाएंगे तो ये HY01 का क्या एरर देगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करके वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट की है HY01। अगर वो इनपुट की अगर रिपीट होती है ना एसएपी में, तो आपको वो एरर देता है ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। क्लियर? तो ये ऐसा 1 to 1 अपने को मैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन जो मैप कर रहे हैं वो कंपनी कोड लेवल पे ही क्रिएट कर रहे हैं ये। तो ये जो मैंने अकाउंटिंग एंट्री दिखाई थी आपको, जैसे ये मेरा HY01 ये कंपनी कोड आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे बिजनेस प्लेस सिलेक्ट करता हूँ HYG, तो उसके सामने ये कंपनी कोड का जो सेक्शन कोड है वही यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक ये आया नहीं है क्योंकि अपन ने सेव नहीं किया है अभी तक अपन ने। क्लियर? तो ये मैप करने की जरूरत नहीं है वैसे। यहाँ पे वापस अपने को डिटेल्स भरने पड़ेंगे, एड्रेस, नाम, कंपनी नेम वगैरह, ये पूरा। ये मैंने सेव किया। ये आ गया मेरा बिजनेस प्ले सेक्शन कोड, क्योंकि मैंने कंपनी कोड के अंडर वो क्रिएट किया है सेक्शन कोड। क्लियर? ये जो विलास अपन जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, ये हम्म सारा एंड यूजर जब काम करता है ना, तब हम्म उसको ये सारी चीजें यूज होती है। ओके जैसे अपन ने आज बिजनेस प्लेस बनाया, सेक्शन कोड बनाया, वो मैंने हम्म दिखाया। टीडीएस के जो टैक्स टाइप टैक्स कोड बनाए, वो कब यूज हम्म होंगे, कि जब उसको टीडीएस की एंट्री करनी है। यस तो ये जो एंड यूजर जो काम करता है फोरग्राउंड में, उसका हम्म अपन ये बैकग्राउंड सब मैप कर रहे हैं ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन में। नहीं मेरा रोल भी वही है, ठीक है। हाँ हाँ ऑल हाँ। फैक्ट्री लेवल पे जो भी न्यू हम्म। क्रिएशन रहता है ना, ठीक है, हाँ हाँ। ऑल अथॉरिटी मुझे है। ग्रेट ऑल ग्रेट। फाइनेंशियल जीएल अकाउंटिंग सब, हम्म। मटेरियल अकाउंटिंग सब मेरे पास ही है। ओके ओके ओके। अभी ये सेक्शन कोड में अपने को टैन नंबर मेंटेन करना है। ये न्यू एंट्रीज में क्या है, अपनी जो HY01 कंपनी कोड है, सेक्शन कोड क्या है अपना HY01 है। टैन नंबर आप मेंटेन कर सकते हैं जो आपके कंपनी कोड का है वो। ठीक है? और ये सेव करना है यहाँ पे। वापस वो पूरा मास्टर डेटा अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। अपना स्पीड प्रॉपर चल रहा है ना, मतलब फास्ट नहीं हो रहा है ना ये? नहीं 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 नहीं, नहीं बेसिकली प्रैक्टिकली मुझे मैं करता हूँ सब, ठीक है। हम्म। इवन रिटर्न तक करता हूँ सब, ठीक है। चल, तो बेसिकली ये ओनली हो थिंग गया ये अपना सेक्शन कोड का। ये मेरा विथ होल्डिंग टैक्स प्रोसीजर का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कंट्री इंडिया वर्जन की। इवन मतलब आप अगर कंपनी आपकी इंडिया में है और आप बाहर के वेंडर से भी डील करते हैं, तो वही अपना कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। इसमें एक मुझे ये बताओ तो कि आई गेस शायद है कि नहीं पता नहीं, कि रिपोर्टिंग हाउ टू, आपने बोला ना वो चालान रिपोर्टिंग रहता है, उसके थ्रू पेमेंट करता है, तो हाउ टू शो, यानी कैसे रिपोर्ट दिखता है इसमें। एक सेकंड। सो वो मेरा एंट्री हो गया है ऑल सेक्शन का, ठीक है। जी। J_1।
TDS रिटर्न फाइल टी कोड। ये तो क्वार्टरली वाला हो गया। ये तो सेक्शंस हो गए। This function is obsolete and cannot be executed. Okay. ये क्वार्टरली रिटर्न वाला J1 आयन चालान करके है। J1 आयन एमआईएस ये भी शायद से obsolete हो चुका है। J1 आयन J1 आयन चालान करके मतलब अभी ने ये जो इसके पहले वाली जो कंपनी थी मेरी वहाँ पे हमने वो यूज़ किया था। उसमें हमने इन्हांसमेंट वगैरह भी किए थे ये सारे, मगर अभी वाले में वो तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। J1 आयन CHLN ये वाला है। ये देखो क्रिएट रेमिटेंस चालान। अभी यहाँ पे आपका कंपनी कोड आ जाएगा, आपका फिजिकल ईयर आ जाएगा, फिर बाद में सेक्शन कोड आएगा आपका। अभी जैसे HY01 आपने जो बनाया है, आपके सेक्शंस 194C वगैरह वो सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड है। और ये आपके जो भी एंट्रीज जो है आपको जिस डेट का निकालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये पोस्टिंग डेट और जिस दिन आप करोगे एंट्री, और ये बैंक अकाउंट नंबर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपकी ये जो एंट्री है TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री, उसके लिए आपको यहाँ पे बैंक का GL मेंटेन करना है। आप ये एग्जीक्यूट करने के बाद आपका वो पूरा रिपोर्ट आ जाएगा ये पूरा। बट बिफोर पेमेंट व्यू वगैरह करने का रिपोर्ट। हाँ, व्यू मतलब ALV आएगा आपका। आप उसमें से जितने भी वो अभी 10 लाइन आइटम आ गए, एग्जांपल लेते हैं। 10 में से आपने अगर 9 सिलेक्ट किए तो वो 9 की ही अकाउंटिंग एंट्री बनेगी आपकी। ओके। इसका अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स अगर मिलता है, मगर वो जो डॉक्यूमेंट है उसका टी कोड ऑब्सोलीट हो गया है, वो एक ही था। मैं दूसरी जगह से ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो ठीक है। वो मैं इसमें शेयर कर बेसिकली कि देता हूँ। मुझे कैसा चाहिए कि अभी मंथ टू मंथ में मेरा 1000 एंट्री रहता है। ठीक है। तो एक ही पेज पे मेरा सेक्शन वाइज यानी 194C का कितना अगर पार्टी आप वाइज है। हाँ, ये अगर एक ही सेक्शन डालते हैं आप 194C, हाँ तो उसी का आपको रिपोर्ट मिलेगा। हाँ। उसी का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। और क्यूमुलेटिव रहेगा तो भी मुझे बेटर है। सपोज यस, कभी वो कभी कैसे मल्टीपल यहाँ सेक्शन, पे आप डाल सकते हैं। हाँ ऊपर नीचे हो जाता है। सपोज 194J का 194C गया तो मैं व्यू कर सकता हूँ बिफोर पेमेंट। टाइप कंपनी ये रिपोर्ट बेसिकली उसमें ही है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? नहीं, ये टी कोड अलग है। ये जो टी कोड है ना, ये है J1 आयन CHLN, ये टी कोड है। अभी ये चालान का है, मतलब आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। इसके बाद में जो आपके ये जो बनते हैं ना, चालान के बाद में
ये प्रिंट विथ होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट के लिए ये टी कोड है, J1INCERT। ये बैंक चालान अपडेशन के लिए J1IN बैंक करके ये टी कोड है। 3 अलग अलग टी कोड किए हैं। और पहले एक ही टी कोड था J1IN MIS करके, ये एब्सोल्यूट हो चुका है और ये 3 अलग अलग टी कोड हुए हैं अभी आपके। बट ये एसएपी का पार्ट है ना, एसएपी से होगा कि एसएपी डिफरेंट। एसएपी एसएपी और एसएपी का ही है। ये हो गया चालान का। और जो मेरा क्वार्टरली रिटर्न है, हम्म 26Q, 24Q, हम्म हम्म 24Q इज ओके सैलरी, ठीक है। हम्म जैसे मैं फॉरेन पेमेंट्स का बोला 190 पर, उसके लिए 27 जाएगा। और हाँ, स्क्रैप सेल के लिए 27EQ जाएगा। तो वो भी हाँ। रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होना चाहिए, दैट फील्ड। वो जो रिपोर्ट के लिए ना, एक बार ये अभी टी कोड ऑब्सोल्यूट जो हो गया है, इसकी जगह दूसरा कौन सा क्वार्टरली वाला रिपोर्ट है वो देख के बताना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये जो टी कोड है J1INQE फाइल, ये अभी ऑब्सोल्यूट हो गया है। एक सेकंड, J1INQE फाइल, ये एब्सोल्यूट हो गया है। अभी यहाँ पे ये नोट नंबर दिया उन्होंने, वो नोट नंबर से इंस्टॉल करना पड़ेगा जो नया फंक्शनैलिटी आया है वो, ओके। मतलब अपग्रेड वर्जन इन शॉर्ट। अभी ये तो चालान मतलब अपनी अकाउंटिंग एंट्री के लिए है। अभी ये जो है सर्टिफिकेट का अगर देखते हैं J1INCERT, J1INCERT, ये भी मतलब ये नोट मतलब नया टी कोड अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि ये नोट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी इसमें। और J1IN बैंक, J1IN बैंक अपडेट बैंक चालान नंबर, ये यहाँ पे आप बैंक चालान नंबर डालोगे, क्लियरिंग नंबर, चालान क्लियरिंग नंबर। ये कौन सा क्लियरिंग नंबर है? जो अपन ने J1 चालान में जो नंबर क्रिएट होगा ना, वो नंबर यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आपका बैंक से जो चालान नंबर मिलता है वो अपडेट करोगे, उसकी डेट और बैंक की मतलब आपने जिस बैंक से पेमेंट किया है उसका IFSC कोड का एक की मिलता है, वो आप यहाँ पे अपडेट करोगे। तो ये जो चालान में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब में ये चालान नंबर अपडेट हो जाएगा आपका। हेलो विलास। हेलो विलास। हाँ हाँ, कंटिन्यू, डिस्कनेक्ट हाँ, हो गया था। अच्छा। ये टी कोड है J1IN बैंक, ठीक है। ये अगर आप ओपन करते हैं तो ये टी कोड क्या है? अपडेट बैंक चालान। ये आपका कंपनी कोड है, फिस्कल ईयर है। आप जब ये प्रीवियस एंट्री जो है ना चालान वाली जो मैंने दिखाई थी जिसमें आपकी सारे एंट्रीज आती, वो नंबर यहाँ पे अपडेट करना है आपको। यहाँ पे आपको जो बैंक से जो चालान नंबर मिल जाए ना 10 डिजिट वाला, वो यहाँ पे अपडेट करना है, उसकी डेट की अपडेट करना है बैंक की, और एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये चालान में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब में ये चालान नंबर अपडेट हो जाएगा आपका। यस यस, या इट इज रिक्वायरमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न, क्योंकि यही चालान नंबर आपको लगता है ना ये। या यस यस। इसका मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ और बताता हूँ आपको मैं। क्लियर। या आज अपन यहाँ पे रुकते हैं, ओके। है ना। और फिर फ्राइडे का अपडेट करो आप राजेंद्र को। हाँ हाँ हाँ।